नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। और मैं हूं आपके साथ मानसी झा। और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से लेकर अयोध्या में क्या कुछ अपडेट आया और इसके साथ ही देश के किन किन इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और फीफा वर्ल्ड कप में क्या कुछ हलचल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को एक और बड़ी पहचान मिली। आपको बता दें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्ण से सम्मानित किया है। और प्रज्ञा, वही सम्मान ग्रहण करने के बाद से जो है पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित करते हुए राष्ट्रपति और इंडोनेशिया की जनता का साफ तौर पर जो है आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध साझा विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत साझेदारी पर जो है आधारित है। बिल्कुल। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। तो मानसी, बिना किसी देरी के दिखा देते हैं इस पर हमारा यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदि पूर्ण देकर भी सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इसके बाद इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने इस सम्मान के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और देश की जनता का आभार जताया। साथ ही दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप के लिए लोगों में दिख रहे जोश का भी जिक्र किया। प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने के लिए आना एक यादगार अनुभव रहा। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। यहां के लोगों का उत्साह, बच्चों की मुस्कान, युवाओं का जोश, सब कुछ अवर्णनीय था, अद्भुत था। आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है। यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहां भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने भारतीय गीत कुछ कुछ होता है के लोकप्रिय होने की बात को याद दिलाते हुए भारत इंडोनेशिया के लिए कहा कि दोनों देशों के बीच सिर्फ कुछ कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ होता है। कि हाँ, भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इंडोनेशिया से सर्वोच्च सम्मान मिलना भारत के करोड़ों लोगों का सम्मान है। उन्होंने भारत इंडोनेशिया के संबंधों को और बेहतर बनाने की बात भी कही। मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार
इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। मैं इस मंच से भी राष्ट्रपति प्रबोवो, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने फीफा वर्ल्ड कप का एक बार फिर से जिक्र किया और कहा कि इंडोनेशिया के सभी लोग मैन ऑफ द मैच हैं। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी इंडोनेशिया से बातचीत हुई, हर बार फीफा वर्ल्ड कप हो ही रहा होता है। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले थे और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही है। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहां इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है। इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों ने अपने राजनयिक और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौते भी किए हैं। साथ ही इंडोनेशिया ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया की जनता का आभार जताया। प्रज्ञा, चलिए इसी बीच बात करते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के लिए आज का जो है बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रज्ञा, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का जो है शुभारंभ किया है। बिल्कुल मानसी, इस योजना के तहत जो पात्र शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या जो रसोइया हैं, उसके साथ ही शिक्षा विभाग के जो अन्य पात्र कर्मचारी हैं, उनके आश्रित परिवार सूचीबद्ध यानी लिस्टेड किए जाएंगे और उनके साथ इलाज की जो सुविधा है वो प्राप्त किया जाएगा। सरकार ने सभी परिवार को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की व्यवस्था की है। इस पहल का उद्देश्य जो है मानसी, शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। हृदय से बधाई भी देता हूं, वंदन भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत लंबा लेंगे ना, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। उत्तम आरोग्यता को आप प्राप्त करें, यह हमारी शुभकामना है। दूसरा, जो बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को पहले चरण में 1320 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में अंतरित की जा रही है, उनके अभिभावक के अकाउंट में, जिनमें उनको 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, स्वेटर के लिए, जूता मोजा के लिए ये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक छात्र 1200 रुपए। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं अयोध्या के राम मंदिर की। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले को लेकर सियासत जो है अब कानूनी मोड़ पर पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सांसद ऋषिकांत दुबे को मानहानि कानून का नोटिस भेजा है। इसके साथ ही विवाद उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर है जिसमें राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले के आरोपी टिन्नू यादव का नाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जोड़ते हुए फोन कॉल से संबंधित दावा किया गया था। बिल्कुल प्रज्ञा, तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से जो निराधार बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। और तो वही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को जो है सामना सांसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है।
बिल्कुल। देखिए प्रज्ञा, इसी पर अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्कुल। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा गड़बड़ी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब कानूनी लड़ाई में बदलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। विवाद सोशल मीडिया पर किए गए उस दावे को लेकर है जिसमें अयोध्या के चढ़ावा गड़बड़ी मामले के आरोपी टिन्नू यादव का नाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जोड़ते हुए दावा किया गया था। पोस्ट में दावा किया गया कि राम मंदिर में चढ़ावा गड़बड़ी मामले के आरोपी टिन्नू यादव ने पिछले 2.5 वर्षों में अखिलेश यादव से 980 बार फोन पर बात की। इस दावे के बाद समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को निराधार बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को समान संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। निशिकांत दुबे अपनी झूठी पोस्ट 10 मिनट के भीतर हटा ले, अन्यथा उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। सपा ने निशिकांत दुबे को मानहानि नोटिस भेज दिया है। मामले पर सपा नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले सांसद हैं निशिकांत दुबे। कल उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ एक गलत ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि टुन्नू यादव जी की अखिलेश यादव जी से वार्ता होती, उस ट्वीट को किया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी संघ और विहिप में बौखलाहट है कि जो राम मंदिर में इन्होंने चढ़ावा चोरी की और आज वो चढ़ावा चोरी प्रमाणित हो गई है। जो आरोप अखिलेश जी ने लगाया था चढ़ावा चोरी और चढ़ावा डकैती का, आज वो पूरी तरह खुल गया। भाजपा संघ विहिप के लोगों ने जो चढ़ावा चोरी और डकैती की है वो सबके सामने आ गया है। आज उसी से बौखला कर जब भाजपा के लोग उत्तर नहीं दे पा रहे तो अखिलेश यादव जी को बदनाम कर रहे हैं। 8 लोग थे, 8 लोग थे, उसमें 10 लोग थे। कल ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत, गोपाल, अनिल सब बाहर कर दिए गए। ये किसके लोग थे? देखिए वो साबित करके दिखाएं। अगर मेरी बातचीत की किसी चोर चक्के से हो रही है तो क्या मैं भी चोर हो गया? बातचीत टेलीफोन किसी के कभी भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अखिलेश जी ने इतना बड़ा स्कैंडल उजागर कर दिया, अब उस वक्त तक तो किसी को पता नहीं था जब तक अखिलेश जी ने ट्वीट नहीं करा था। अब पता चला तो अब अखिलेश जी पे लाद दो, उल्टी सीधी बातें करो कि साहब तुम तो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, तुमने तो गोलियां चलाई थी। अरे चोरी का जवाब दो, हम ये नहीं पूछ रहे कि पहले क्या हुआ था। हम तो ये बात भी जानते हैं कि इस जगह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर के कोई अवशेष ही नहीं थे, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया कि एक झगड़ा खत्म हो। जबकि बीजेपी सपा पर पलटवार कर रही है और कह रही है जिन्हें जो करना है करें, ये कानूनी प्रक्रिया है। देने दीजिए, उससे क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया है, करेंगे। राम मंदिर के चढ़ावा गड़बड़ी मामले को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कानूनी मोड़ ले चुका है। एक ओर समाजवादी पार्टी मानहानि और एफआईआर की कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने दावों पर कायम नजर आ रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच से जो है अब राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर जो है सियासत कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। एक और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर के जो है ट्रस्ट और राज्य सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष पर जो है आस्था के मुद्दों पर राजनीतिक करने का साफ तौर पर आरोप लगा रही है। बिल्कुल मानसी, अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गिरगिट वाले बयान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी जो है और भी तेज हो गई है। आपको बता दें बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्ष के रुख पर अब सवाल उठा देते। तो चलिए इसमें दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन सियासी संग्राम अभी से चरम पर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी हथियार बन चुका है। एक तरफ विपक्ष पहले दिन से चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी सरकार और ट्रस्ट को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष पर राम के नाम पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच यूपी की राजनीति में अब सबसे ज्यादा चर्चा एक शब्द की है और वो है गिरगिट। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक बताते थे, आज वही राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता।
श्री राम के इस अयोध्या आंदोलन से बचपन से मैं जुड़ा रहा हूं। शरीर से लाशें निकालने का, कोठारी बंदूक लाशों को उठाने का इन हाथों ने काम किया। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे, वो लोग जो जय श्री राम कहने पर एफआईआर दर्ज करा देते थे, वो लोग अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता के नारे लगाते थे, वो लोग जो ये कहते थे हमें और भी हिंदू मारने होते तो हम मारते, आज वो राम भक्त बन रहे हैं। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग रंग बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कुछ बात कह रहे हैं वो नपी तुली सधी बात कहते हैं, उनकी बात में बहुत दम है। इसके लिए हम योगी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी साक्षी महाराज उनके बचाव में उतरे और कहा कि वक्त आने पर चंपत राय अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों का जवाब देंगे। आरोप लगाने से कभी कोई दोषी नहीं हो जाता है। अब चूंकि उन पर आरोप लगाया तो उन्हें इस्तीफा दे दिया, पर उन्होंने ये बात सही कही है कि जांच के बाद एक एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। अब हो सकता है जांच में ही स्थितियां स्पष्ट हो जाए, तो उनकी अंतरात्मा जो कह रही है वह उन्होंने कहने का प्रयास किया है। कल प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि इनकी राजनीति और रंग बदलने की आदत देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार राम मंदिर ट्रस्ट को निशाने पर रखे हुए है और आरोप लगा रही है कि चढ़ावे में चोरी की जिम्मेदारी सीधे सीधे ट्रस्ट की है। ये अगर ट्रस्ट ऐसा मानता है सब कुछ सही हो गया है तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। ट्रस्ट से इस देश के लोगों का ट्रस्ट टूटा है। ये देश के लोग समझ चुके हैं कि ये ट्रस्ट भ्रष्ट है। देखिए, इस्तीफे, सस्पेंशन ये कतई दोष से छुपने का लाइसेंस नहीं हो सकता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि इस ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और इस ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि इस ट्रस्ट में बैठा कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है। जब वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बना तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उस समय उसको बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जब ट्रस्ट बनाया गया तो उन सबको दरकिनार कर दिया गया। तो जब आप किसी की देखरेख के लिए अपने आदमी कोई भी चीज बनाता है तो देखरेख के लिए जब उसे देता है तो जिम्मेदारी अपने नजदीकों को देता है, तो इसका मतलब आपने जिम्मेदारी उन्हें सोच समझ के दी, इसलिए उन्हें ट्रस्ट का मेंबर बनाया। तो आज अगर वहां कोई घटना घट रही है तो निश्चित तौर से वो लोग जिम्मेदार हैं। एसआईटी चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है, लेकिन सियासत ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आरोप पलटवार और गिरगिट वाले तंज के बीच राम मंदिर एक बार फिर यूपी की चुनावी राजनीति के केंद्र में आ चुका है। अब देखना होगा कि जनता किसकी बात पर भरोसा करती है और चुनावी मैदान में गिरगिट का यह आरोप किस पर भारी पड़ता है। वही नजर आते अगली खबर की। राम मंदिर चढ़ावा गणना मामले की जांच में अब जो है एक नया और अहम मोड़ सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एसआईटी को जो है लिखित बयान सौंपते हुए चढ़ावा गणना प्रक्रिया में जो है कथित अनियमितताओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियों की जो है ध्यान दिलाया है। बिल्कुल मानसी, अगर बात की जाए, उन्होंने अपने पत्र में 6 फरवरी जो कि 2025 में दिशा निर्देश दिए थे। पत्र से उन्होंने असहमति जताते हुए कहा कि उस दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। उन्होंने बैंक और गणना प्रक्रिया में भी कथित लापरवाही का भी उल्लेख किया है। चंपत राय ने दावा किया कि एमयू में निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों को पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। उन्होंने सीसीटीवी निगरानी, तलाशी व्यवस्था और चैट्स रूम से जुड़े नियमों की भी अनदेखी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मानसी बता दें, हाउस कीपिंग स्टाफ से चढ़ावे की गिनती कराए जाने पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, राम मंदिर चढ़ावा जांच में अब एक नया मोड़ जो है वो सामने आया। अब इसमें चंपत राय ने जो चिट्ठी लिखी उसमें कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हुए हैं।
देखिए बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दूं जिस तरह से एक ट्रस्ट की बैठक हुई थी उसके बाद चंपत राय ने एसआईटी टीम को एक लिखित शिकायत दी है जिसमें साफ तौर पे कहा है कि जो गणना हो रही थी उसमें अनियमितता पाई गई, साथ में जो एमयू का जो था उसमें गड़बड़ी पाई गई और साथ में जो उनके हस्ताक्षर नहीं है उसमें बैंक कर्मचारी हो चाहे 4th क्लास कर्मचारी उनसे गणना कराई जा रही थी। साथ में चंपत राय ने ये भी कहा है कि जैसे 15 तारीख को एसआईटी की टीम फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी, उसके बाद जो चंपत राय पर आरोप लगे हैं उनका एक एक करके वो जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं चंपत राय के लेटर के बाद से कहीं ना कहीं एक बार फिर से मीडिया में वो लेटर वायरल हो रहा है, सुर्खियों में है। और चंपत राय का ये भी कहना है कि इस पर अनिल मिश्रा जो है उन पर भी सवाल उठाए हैं कि अनिल मिश्रा के संरक्षण में ये सब हो रहा था। और साथ में ये भी कहा है कि जैसे फाइनल रिपोर्ट एसआईटी की मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी उसके बाद तुरंत सारी चीजों का एक एक करके जवाब दिया जाएगा, तब तक मैंने मौन व्रत धारण किया। तो कहीं ना कहीं चंपत राय पर गंभीर आरोप लगे थे, उसी के चलते चंपत राय ने फिर से एसआईटी को पत्र लिख करके कहा है कि जल्द से जल्द सभी सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। बसंत, कहीं ना कहीं अब जो है राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर जो है सियासत तेज होती हुई भी नजर आ रही है। सपा के जो है निशिकांत दुबे को जो है मनहानि का नोटिस भेजा गया है। बिल्कुल बसंत, आपको आवाज हो रही है, आवाज आ रही है क्योंकि सपा ने निशिकांत दुबे को मानहानि का नोटिस भेजा है। टिन्नी यादव को लेकर के बिल्कुल देखिए, निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि अखिलेश यादव और टिन्नी यादव के बीच बातचीत हुई थी, उसी को चलते समाजवादी पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर 10 मिनट के अंदर ये अपना एक्स से पोस्ट नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अखिलेश समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको मानहानि का नोटिस भेजा है, चूंकि लगातार समाजवादी पार्टी और चाहे कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है उसमें तमाम सारे तथ्यों को छुपाया जा रहा है। बिल्कुल बसंत, अब देखना होगा कि क्या ये अयोध्या का पूरा मामला 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इफेक्ट डालता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। मानसी, अब बात कर लेते हैं बारिश की। दिल्ली एनसीआर की जहां मॉनसून ने जोरदार दस्तक दे दी है। बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से राहत तो दिलाई, लेकिन इसके साथ ही राजधानी और आसपास के शहरों की रफ्तार भी थम गई है। बिल्कुल प्रज्ञा, कहीं ना कहीं अगर बात कीजिए राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह से जो है तेज बारिश के बाद से जो है कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई। जगह जगह जलभराव के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और लोगों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल मानसी, तो दिखा देते हैं इसी पर हमारे दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में मॉनसून अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, लेकिन राहत की बारिश अब कई राज्यों में आफत की बारिश बनती जा रही है। कहीं सड़कें समंदर बन गई हैं, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं गाड़ियों पर पेड़ गिर रहे हैं, तो कहीं हाई टाइड ने समुद्र किनारे खतरा बढ़ा दिया है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली से गुजरात और उत्तराखंड तक बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया। सिविल लाइंस और झारसा रोड जैसे इलाकों में इतना पानी भर गया कि स्कूल बसें और कई गाड़ियां बीच सड़क में फंस गईं। लोगों को घंटों जाम और जल भराव से जूझना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़कें डूब गई, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर हरियाणा के करनाल में अंबेडकर चौक, मीरा रोड और सेक्टर 13 समेत कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। राजस्थान के कोटपुतली, बहरोड में एक हफ्ते की भीषण गर्मी के बाद बारिश ने राहत जरूर दी, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबई में हाई टाइड के चलते मरीन ड्राइव पर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं। पालघर में सूर्या नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे घरों में पानी घुस गया
और तो और भिवंडी में नाले का पानी उफान पर आ गया और सड़कें दरिया बन गईं। इगतपुरी के कैमल वैली में नाना वाटरफॉल पूरे वेग से बहता दिखाई दिया। बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे भी सामने आए। दिल्ली के जीके रोड पर तेज बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ अचानक टूटकर सड़क पर चल रही मर्सिडीज कार पर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई। उधर गुजरात के नवसारी में कुछ ही घंटों की बारिश ने निचले इलाकों को पानी पानी कर दिया। सड़कें और दुकानें जलमग्न हो गईं। फिलहाल मौसम विभाग ने कई राज्यों को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन राहत और बचाव के इंतजाम में जुटा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रज्ञा, कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में लोगों को बारिश से राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है, और वहीं अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों पर भी बारिश का असर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। बारिश के बीच जो है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मानसी, सियाना चट्टी के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे हैं, जिससे हाईवे जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गया और वाहनों की रफ्तार जो है वो थम गई है। वहीं अगर बात की जाए मलबा आने की जब सूचना मिली तो राहत और बचाव टीम जो है वो मौके पर पहुंची और जेसीबी और भारी मशीनों की मदद से सड़क को साफ करने का काम जो है युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। लेकिन मानसी, अगर बात की जाए ये काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन बावजूद उसके लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां अगर जमीनी इलाकों की बात की जाए तो वहां पे भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन पहाड़ों पर इसका असर जो है मानसी वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यातायात के लिए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन भी जो है यात्रियों को लेकर सतर्क रहने और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह जो है वो उन्हें दे रहे हैं। बिल्कुल वही मानसी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जो है वो देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, बारिश का कहर तो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पे किस तरह का माहौल है? क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है इस बारिश को लेकर? देखिए, उत्तराखंड में अगर मानसून की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो मानसून का अलर्ट है वो आगामी 7 दिन से लेकर 10 दिनों का यहाँ पर जारी है। यानी पिछले एक हफ्ता तो लगातार बारिश यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन अभी अगले एक हफ्ते भी लगातार बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में भारी से हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ जगह ऐसी है चाहे आपका उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो या बागेश्वर हो, ये वो जनपद है जहाँ पर भारी से भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 से 4 ऐसे जनपद है जहां पर ऑरेंज अलर्ट को लेकर भी संभावना यहां पर जताई गई है। यानी भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ ये बारिश होने की संभावना यहां पर है, जो सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण यहां पर कहा जा सकता है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ये कह सकता है कि जनपदों में प्रशासन, जो जिला प्रशासन है वो अपनी तरफ से मुस्तैदी बरतते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो हालात है वो सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि 4 धाम यात्रा मार्गों पर यहाँ पर बुरे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध होती हुई यहाँ पर दिख रही है, और अवरुद्ध होती हुई सड़कें जो परेशानी का सबब है वो यहाँ पर प्रशासन के लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से इस बार जितनी भी रोड की जो एजेंसियां हैं उनमें 500 से ज्यादा जेसीबी मशीनों के साथ उन्हें प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर डिब्यूट करने का काम अब कई जगह ऐसे देखने को मिल रहा है कि भारी बारिश से जो है जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। अगर देहरादून की बात की जाए तो क्या जल भराव की समस्या देखने को मिली है? भारी बारिश से यातायात में किसी भी तरीके का कोई प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में कोई यातायात तो प्रभावित होता नजर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं
कि जैसे ही बारिश यहाँ पर होती है, कई जगह ऐसे राजधानी देहरादून में मौजूद हैं जो जलमग्न होती हुई नजर आती है, जहाँ पर झील या तालाब जैसे हालात बनते हुए नजर आ जाते हैं। और उन जगहों पर ये कह सकते हैं कि जो सफर करना है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आता है, क्योंकि सड़कों के किनारे बनी हुई नालियां भी चौक हो चुके हैं। और यही चौक हुई जो नालियां हैं अब दुर्घटना का कारण यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। नगर निगम की तरफ से पहले तैयारी जरूर यहाँ पर की गई थी, जो नालियां चौक हो चुकी थी उनको खोलने का प्रयास यहाँ पर जरूर किया गया था, लेकिन जिस तरीके से हालात जो कार्यों की जो धीमी रफ्तार यहाँ पर रही है, अब वो परेशानी का सबब यहाँ पर बन रही है राजधानी वासियों के लिए। दूसरा, राजधानी देहरादून में जो सड़कें हैं, ज्यादातर अगर मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो जो दूसरे जो लिंक मार्ग हैं या गलियों के जो मोहल्लों के जो मार्ग हैं वो इस तरह सिविल लाइन के चलते खुदे हुए नजर आ रहे हैं, जो और ज्यादा मुसीबत जनता की यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब है, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, मलबा जो है हर जगह गिर रहा है, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब देखना होगा कि प्रशासन इसे कैसे मैनेज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो बारिश का कहर सिर्फ सूखे इलाकों में नहीं या दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, पहाड़ी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से यातायात जो है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। इसके साथ ही हाईवे खोलने में पूरी एजेंसियां जो है वो जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल की बारुईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर केस ने जहां पूरे इलाके को झकझोर दिया था, अब उस मामले में मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आगे की जांच के लिए क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया जा रहा था। पुलिस के अनुसार इसी दौरान आरोपी ने पुलिस कर्मियों से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद हुई कार्रवाई में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई है। तो मानसी, इस मामले में जो मुख्य आरोपी था उसकी मौत हो गई है, क्योंकि वो पूरा रिक्रिएशन जो है वो पूरी तरह से क्राइम सीन किया जा रहा था और इस दौरान वो भागने की कोशिश कर रहा था और ये घटना जो है वो सामने आई और जो मुख्य आरोपी है इस मामले में उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जो है प्रज्ञा जांच करती हुई नजर आ रही है। घटनास्थल पर सुरक्षा जो है पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है और पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर क्या पूरा मामला रहा है। बिल्कुल मानसी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, ममता बनर्जी जो टीएमसी की प्रमुख है, उन्होंने कल कैंडल मार्च भी निकाला था। बहुत सारा रिएक्शन भी विपक्षी पार्टियों को इस मामले को लेकर सामने आ रहा था, लेकिन अब इसमें ये खबर सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी था वो उसकी मौत हो गई है, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में अब आगे की जांच और पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही मानसी पूरी तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आएगी। और मानसी, अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की और अगली खबर की, जो कि केरल से है। तो केरल के वायनाड में भारी बारिश के बीच एक बार भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है। बिल्कुल प्रज्ञा। वहीं कल्लाडी इलाके में मलमपुर वायनेड टनल प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान मिट्टी खिसकने से यह बड़ा हादसा हुआ और हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। कई मजदूर जो है वो घायल हो गए हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, कहीं ना कहीं एक मजदूर मौत होने के साथ साथ जो इसमें 7 मजदूर जो अभी लापता बताए जा रहे हैं। तो वही लगातार जो है एनडीआरएफ और पुलिस और स्थानीय प्रशासन जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो प्रज्ञा, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जहां लोगों को बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। बिल्कुल मानसी, तो बिना देरी के दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। बारिश, पहाड़ और फिर अचानक मौत बनकर टूटता मलबा। केरल के वायनाड में एक बार फिर भूस्खलन ने तबाही मचा दी। कल्लाडी इलाके में मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान भारी मात्रा में मिट्टी खिसक गई और देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। हादसे के वक्त कई मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे थे। मलबे की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो चुकी है, वहीं 6 से ज्यादा मजदूर घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि 7 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टनल से निकाली गई मिट्टी बाहर जमा की गई थी, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के कारण वही मिट्टी खिसक गई और देखते ही देखते यह हादसा हो गया। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, जबकि एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी ताकत से राहत और बचाव अभियान चला रहा है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने दुख जताया और लापता मजदूरों को जल्द तलाशने के निर्देश दिए। There is an unfortunate disaster was happened in Wayanad during the construction of the tunnel in Wayanad districts. There was an accident. Now 7 persons are in the hospital. 1 person is reported that he is died, and 7 persons are missing.
Now the the forces are there from the Meenangadi, the Wayanad itself. There was a force. They reached on the spot, and another force will be reaching there within few minutes. And the fire force and the police are taking the recovery measures to find out the persons, those who are missing. मंत्री टी सिद्दीकी ने भी हादसे के बारे में जानकारी दी और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 persons is in hospital there at Vims Mepadi Medical College, and 7 persons is missing. Actually, we directed the district authorities to sit with the muster roll and take the enumeration of all persons, all the workers, and they identified that 7 persons is missing. And it is 1 hour before, and the rescue and the search operations and the rescue operations is on. 30 persons from NDRF team from Wayanad and 30 persons NDRF team from Kozhikode already reached there. SDRF team comprising of 50 persons from Pandikadi is already on the way. उधर मौसम विभाग ने भी भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। Today Wayanad, Kozhikode have red alert. Kasaragod, Kannur, Malappuram districts have orange alert. The westerly winds are very strong today, and an offshore trough is present till central Kerala. It's starting from Maharashtra to central Kerala. It is present. Yesterday it was present till North Kerala only, south part of Karnataka and northern Kerala. So the rain activity is confined to northern districts of Kerala only. वायनाड की इन तस्वीरों ने 2 साल पहले आई उस विनाशकारी त्रासदी की यादों को ताजा कर दिया, जब लगातार हुए 3 बड़े भूस्खलनों में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। एक बार फिर उसी वायनाड में बारिश कई लोगों की जिंदगियों पर कहर बनकर टूटी है। वायनाड में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सबसे बड़ी चुनौती मलबे के नीचे दबे लोगों को सुरक्षित निकालने की है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अपनी ही सरकार के कामकाज को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। गोंडा में पंडित परिवारों से मुलाकात के बाद से जो है ब्रजभूषण सिंह ने प्रशासन और 2 प्रमुख विभागों जल जीवन मिशन और विद्युत विभाग की जो है कार्यप्रणाली पर जो है साफ तौर पर तीखा हमला बोला है। बिल्कुल, पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के नाम पर लापरवाही और अव्यवस्था देखने को मिल रही है। जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कें खोदने के बाद उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है, जिससे हादसे हो रहे हैं। उन्होंने गोंडा में उस हादसे का भी जिक्र किया जिसमें सरिया लदा ट्रक पलटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो मानसी, बिना किसी देरी के दिखा देते इस पर हमारा ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूपी सरकार के 2 विभागों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं, जिसमें पहला विभाग जल जीवन मिशन है और दूसरा विभाग विद्युत विभाग है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, जल जीवन मिशन के नाम पर विकास के नाम पर अव्यवस्था फैलाई जा रही है। सड़क को तोड़ दिया जा रहा है, जिससे आए दिन मौत हो रही। अभी गोंडा में ही जल जीवन मिशन की लापरवाही के चलते सरिया लदा ट्रक पलटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 3 दलित परिवार के 3 परिवार हैं वो। कल मैंने थोड़ा आर्थिक सहयोग भी दिया है, लेकिन उससे क्या होता है? अब 3 लोग मर गए। और ये जल जीवन मिशन का जो ये है, ये एक जिले की एक तो घटना उदाहरण है, एक जगह की पीड़ा नहीं है। ये पूरे प्रदेश में, कम से कम उत्तर प्रदेश में, इनको सड़क खोदने के पहले ग्राम सभा से या पंचायत से अनुमति लेनी चाहिए, सड़क तोड़ने के पहले लेनी चाहिए। ये किसी से अनुमति नहीं लेते हैं, ना नगर पालिका से लेते हैं, ना PWD से लेते हैं, और इनका भुगतान भी हो जाता है और लोग मरते रहते हैं। तो ये तो 3 उदाहरण है। अगर देखा जाएगा तो 3 नहीं, पूरे प्रदेश में 3000 से ऊपर होंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार हम ही हैं, और क्या है। अब हम ही को सजा दे दीजिए। अब जिम्मेदार कहाँ से पता करें? हम ही जिम्मेदार हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आगे बोलते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 2 लोगों की मौत हुई है।
विद्युत पोलों पर करंट उतरने से हादसे हो रहे हैं। अगर जल जीवन मिशन के नाम पर जो लापरवाही हुई है और विद्युत विभाग की लापरवाही एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए तो 4 से 5 हजार मौतें हुई होंगी। अभी 2 बच्चे 30 जून को प्रयागपुर से परीक्षा देने के लिए आए थे और लड़की का नाम प्राची था और लड़के का नाम विमल था और LBS चौराहे पर करंट लग गया और बहन को बचाने के चक्कर में भाई मर गया। और सबसे दुखद स्थिति ये है कि लगभग 2-2.5 घंटा बाद एम्बुलेंस पहुंची थी और ऐसे बिजली विभाग की जो लापरवाही है इसके कारण हमको लगता है कि हर जिले में बहुत बड़ी घटना घट रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया से बात करते हुए जहां अपने ही सरकार के 2 विभागों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, ये दोनों विभाग स्वतंत्र देव सिंह और AK शर्मा के हैं, लेकिन उसने एक बार फिर चर्चाओं को हवा दे दी है कि क्या आगामी चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि सिंह की बीजेपी से नाराजगी की अटकलें सामने आती रही हैं। ये नाराजगियां सपा के लिए मौके से कम नहीं हैं। देखना ये है कि क्या जिसकी चर्चाएं हैं वो होगा या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी में ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं झांसी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई से अब पूरे इलाके में चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। आपको बता दें, सुबह ईडी की टीमों ने कई स्थानों पर एक साथ पहुंचकर जांच जो है वो शुरू कर दी। और वही प्रज्ञा, टीम ने जो है आवासों पर पहुंचकर जो है दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जो है लगातार पड़ताल की है। तो वही गांव में भी जो उनके जो घर जो है रिश्तेदारों के ठिकानों पर लगातार जो है ईडी द्वारा जांच किया जा रहा है, सिलसिला जो है जारी देखा जा रहा है। और इस कार्रवाई के बाद से जो है राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में जो है कहीं ना कहीं हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मानसी, जांच एजेंसी की ओर से अभी तक कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में कौन कौन से तथ्य जो है वो सामने आते हैं और पूर्व विधायक के घर से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, अब मानसी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के जो चर्चित TCS कथित अवैध धर्मांतरण मामले में नासिक कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। बिल्कुल प्रज्ञा, मामले की मुख्य आरोपी जो है निदा खान को अदालत ने मेडिकल आधार पर जमानत तो दे दी है। बचाव पक्ष ने कोर्ट में उनकी जो गर्भावस्था का जो है हवाला दिया है, जिसके बाद से जो है अदालत ने राहत प्रदान की है। तो वही आपको बता दें प्रज्ञा, सह आरोपी जो है उसको भी जमानत मिल गई है, जबकि दानिश की जमानत जो है अभी याचिका खारिज कर दी गई है कोर्ट द्वारा। बिल्कुल, कोर्ट के इस फैसले पर मानसी अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इसी को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि सरकार जमानत फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। दिखा देते हैं मानसी इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चर्चित TCS अवैध धर्मांतरण मामले में महिला आरोपी निदा खान को बड़ी राहत मिली है। नासिक की अदालत ने मेडिकल आधार पर उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि निदा खान गर्भवती हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। निदा खान को राहत। 7 मई को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार हुई थी निदा खान। गर्भावस्था का हवाला देकर जमानत की मांग, कई बार जमानत याचिका खारिज और आखिरकार मेडिकल आधार पर जमानत मिली। कोर्ट ने निदा खान को बाहर आने की इजाजत जरूर दे दी है, लेकिन उन्हें अदालत की सभी शर्तों का पालन करना होगा। TCS धर्मांतरण मामले में निदा खान के साथ सह आरोपी तौसीफ अत्तार को भी अदालत से जमानत मिल चुकी है। हालांकि एक अन्य आरोपी दानिश शेख को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। पुलिस इस मामले में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और अब ट्रायल कोर्ट में नियमित सुनवाई जारी है। निदा खान की जमानत पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि सरकार इस जमानत का विरोध करेगी और ऊपरी अदालत में इसे चुनौती देगी। वहीं एनसीपी विधायक सना मलिक ने कहा कि जब मामला न्यायपालिका के सामने है तब अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, कानूनी प्रावधान के तहत
कुछ लोगों को इस प्रकार से बेल मिलती है, पर सरकार फिर से उसकी बेल कैंसिल हो, इसके लिए सरकार अपील करेगी, क्योंकि जो घटना घटी है उसका समर्थन नहीं हो सकता। उनको फिर से उसके ऊपर अपील में सरकार जाएगी। देखिए, न्याय जो भी है कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन जब न्यायालयीन कोर्ट में जाता है सवाल, तो न्याय व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन उठाना सबसे बड़ी एक हमारे तरफ से गलती हो जाएगी। इसलिए जिस तरीके से न्याय व्यवस्था काम करके उसे लीगल फ्रेमवर्क में लाके उनको बेल दिया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। फिलहाल निदा खान को मेडिकल आधार पर जमानत मिल चुकी है, लेकिन टीसीएस अवैध धर्मांतरण मामले की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है, जबकि ट्रायल कोर्ट में बाकी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि हाईकोर्ट में सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में फुटबॉल प्रशंसकों को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जी हां, विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने आखिरी मिनटों तक हार की कगार पर खड़े होने के बावजूद शानदार वापसी करते हुए इजिप्ट को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। दिखा देते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस कारण से इस मैच में हर मिनट रोमांच से भरा हुआ था। मैच में एक वक्त लगा कि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने ऐसा कमबैक किया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। अटलांटा में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआत में ही इजिप्ट ने बता दिया कि वो सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं बल्कि उलटफेर करने आई है। मैच के 15वें मिनट में इजिप्ट के यासिर इब्राहिम ने शानदार हेडर से गेंद को नेट में पहुंचाया और अर्जेंटीना को बड़ा झटका दे दिया। इस गोल के बाद मेसी और उनकी टीम लगातार वापसी की कोशिश करती रही, लेकिन इजिप्ट के गोलकीपर मुस्तफा शोबिर ने दीवार बनकर अर्जेंटीना के हमलों को रोक दिया। दूसरे हाफ में इजिप्ट ने अर्जेंटीना की मुश्किलें और तब बढ़ा दी जब 62वें मिनट में मुस्तफा जीको ने गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया, जिससे अर्जेंटीना के खेमे में सन्नाटा छा गया। जब लोगों को लगने लगा था कि इजिप्ट आज बड़ा उलटफेर करने वाली है, तभी मैच में मेसी मैजिक शुरू हुआ। मैच के 79वें मिनट में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने शानदार मूव बनाया और क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल कर अर्जेंटीना की वापसी की उम्मीद जगा दी। अर्जेंटीना ने अपने हमले और तेज कर दिए, जिससे इजिप्ट के डिफेंडर पर दबाव बढ़ता गया। मैच के 83वें मिनट में लियोनेल मेसी ने गोल कर स्कोर को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। फिर जब लोगों को लग रहा था कि मैच पेनाल्टी शूटआउट तक जाएगा, उससे पहले ही दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने गोल कर अर्जेंटीना को एक कठिन मुकाबले में शानदार जीत दिलाते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। मैच में 78वें मिनट तक 2-0 से पिछड़ने वाली अर्जेंटीना 15 मिनट में 3 गोल कर मैच को इजिप्ट के जबड़े से छीन लिया। इस मैच में इजिप्ट ने दिखाया कि वो दुनिया की किसी भी बड़ी टीम को चुनौती दे सकता है, लेकिन अर्जेंटीना ने दुनिया को एक बार फिर बता दिया कि वो विश्व चैंपियन क्यों है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। तो खेल की खबरों के साथ ही आज खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। तब तक ले देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ इंडिया वॉइस। नमस्कार।